थे मॉडल्स ऑफ लाइट के अंदर, सबसे पहला कौन सा था, जल्दी बोल। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर, है ना। इसके बाद में कौन सा वाला था, आपस में बातें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, शांत रहे। न्यूटन के बाद में कौन था, हाइगन्स। ये सब इंट्रोडक्शन में तुम्हें दे चुका हूं पहले ही, है ना। हाइगन ने क्या बोला था, वेव। न्यूटन ने क्या बोला था, पार्टिकल। और क्या था यार, बातें बंद। इसके बाद में कौन आया, मैक्सवेल की कौन सी थ्योरी आई बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, यानी कि इसने भी क्या प्रूव किया, वेव। और फिर कौन आया, प्लैंक। क्या बोला इसने, और फिर कौन आया भाईचारा कराने, भाईचारे वाला आदमी आया, डिब्रॉय। क्या नाम था इसका, डिब्रॉय साहब ने क्या बोला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन टी। अरे याद है, यही चर्चा की थी अपन लोगों ने, है ना। इस सब के बारे में अपन लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब आपस में प्लीज बातें बंद कर दे, प्लीज यहाँ ध्यान है ना। ऐसा नहीं है ना, हाँ तू नहीं कर रहा बेटा, पड़ोसी कर रहा हूँ, उन्हीं को बोल, तू बीच में, मैं क्या करूँ। I meant you are sitting in between the two, nothing else. अरे sitting not shitting, है ना। अब इधर देखो, lambda is h upon m। यार तुम क्या यार, साल खत्म हो रहा है, ऐसी बातें करवा रहे हो। नए साल पे रेजोल्यूशन लेते हैं अपन लोग, कोई बेकार बात नहीं करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रो। अच्छा सुन, अब ये जो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी वाली जो बात थी, इस वाली बात के अंदर याद करो, मैंने आपको बताया था कि डी ब्रोगली ने जब ये वाली बात बोली तो इसने इसे एमवी तोड़ के नहीं लिखा। एमवी तोड़ के क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सब बातें उसने फोटोन के लिए कही थी। किसके लिए गई थी, फोटोन। भाई इन्होंने क्या बोला था, ये जो प्लैंक आए थे, इन लोगों ने क्या बोला कि लाइट इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। और ये जो फोटोन है ये एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं। कैसे पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, जिनका रेस्ट मास जीरो होता है। रेस्ट मास क्या होता है, जीरो, एंड दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो इन्होंने फोटोन की प्रॉपर्टीज भी डिफाइन की। ये फोटोन जो है वो एनर्जी लेकर आता है, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है, और सारी चीजें। तो अपन लोग जब ये वाले फॉर्मूले को लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी की बात करते हैं और फोटॉन्स के लिए लगाते हैं, तो अपन लोग इसके अंदर इसे एमवी नहीं लिखेंगे। एमवी लिख के तो अपन फिर मास ऑफ द फोटोन नहीं निकाल लेंगे, विच इज नॉट, वो सब चीजें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो। अपन लोग जब मैटर वेव्स पढ़ते हैं तो ये वाली चीज दोबारा आती है, और जब मैटर वेव्स में ये वाली चीज दोबारा आती है तब अपन लोग फिर चीजों के मास वगैरह को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आप लोग इसके मास को डिफाइन, तो ये इक्वेशन थी फोटोन के लिए। मैटर वेव्स की कहानी बिल्कुल क्या चलेगी, अलग। और इसके अंदर एक बताने को बहुत कुछ है, फालतू की रामायण है, मैं बता के स्टाइल खूब सारी मार सकता हूँ, पर अभी अपने को वो जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन लोग पीएचडी नहीं कर रहे, अपने को उतना पढ़ना है जितना किसके सिलेबस में है, आईआईटी के सिलेबस में है, जेईई मेंस के सिलेबस में है, उसे पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है ना। ये साइंटिस्ट के नाम, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, देयर विल बी थ्योरी, और खूब सारा लिखने को मिलेगा तुम्हें, और मैं लिखवाऊंगा भी, पर ध्यान रखना वो इंपॉर्टेंट है। वो थ्योरी अगर पढ़ के आप लोग एग्जाम के अंदर जाओगे तो मैं फिर बता रहा हूं, मॉडर्न का सवाल गलत होने की प्रोबेबिलिटी इज 0, अगर तुमने क्लास में ढंग से पढ़ लिया तो। ठीक है, क्लास में ढंग से पढ़ लो, मॉडर्न का सवाल कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है ना सबको। तो अपन ने ये वाली सारी थ्योरीज के बारे में जाना है। इन थ्योरीज के बारे में हमने क्या जाना कि डी ब्रोगली ने आगे क्या कराया, भाईचारा कराया, और बोला लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन टी, ओनली वैलिड फॉर फोटॉन्स, ओनली वैलिड फॉर, समझ गए, हमेशा ये वैलिड है ना। मैटर वेव्स की कहानी अलग, फोटोन की कहानी अलग। यू कैन नॉट राइट एमवी एंड कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन, ऐसे ही बता रहा हूं फालतू में, है ना। चलो अब सुन, हुआ क्या। अच्छा वैसे अपन लोग ये बात तो जानते ही हैं कि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। और साथ में कुछ बातें और बोली इन्होंने, कुछ बातें और क्या बोली कि E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू, यानी एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, ये हम लोग कितने फोटोन की एनर्जी लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो अगर अपन एक फोटोन की एनर्जी की बात करें तो इट इज गिवन बाय E इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। सबको याद है, कल अपन ने इसकी वैल्यू लिखी थी क्या, तो h की जो वैल्यू होती है वो लिख ले 6.63 इंटू 10 की पावर -34 यूनिट बोलो।
जूल सेकेंड। क्या होती है यूनिट? ये आपके प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू। आप चाहो तो एफ भी लिख सकते हो, ऐसे डरने वाली बात नहीं है, ठीक। अच्छा, फिर मैं ये जानता हूं कि v इज इक्वल टू क्या होता है? एफ लैम्डा। याद है? किसी भी वेव के लिए वेलोसिटी क्या होती है? एफ लैम्डा। तो अगर ये वेलोसिटी होती है तो बताना जरा, एफ को न्यू लिख देता हूं यहां पे, है ना। तो बोलना जरा न्यू की वैल्यू क्या आ गई? v बाय लैम्डा। बोला ही कि नहीं? और क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी क्या होती है? c। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? तो हम लोगों ने क्या बोल दिया? बोल न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। कैन यू पुट इट हियर? तो अपने पास में क्या आ गया? E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ये आपके पास में आती है किसकी एनर्जी? एक फोटोन की एनर्जी। किसकी एनर्जी है ये? एक फोटोन की एनर्जी, जिसके अंदर हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो या तो एच सी बाय लैम्डा लिखो या फिर क्या लिखो? एच न्यू। अब अगर अपन इसमें एच और सी दोनों की वैल्यू डाल दें, दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। सी इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर क्या बोल लो? एच की वैल्यू भी अपने को पता है। वैल्यूज अपन लोग पुट कर देते हैं तो हमारे पास में जो ई की वैल्यू आती है वो आती है 12400 अपॉन लैम्डा। और ये जो एनर्जी आती है ये आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यदि आप लोग लैम्डा को रख रहे हैं एंगस्ट्रॉम में, H इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन ये आता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आता है? 12400 वैल्यूज डालने पर। और अपॉन में अगर लैम्डा आप एंगस्ट्रॉम में रख देते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जानते हो ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मच? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये बात जानते हो? क्या है इसका मतलब? क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल से अगर एक्सेलरेट किया तो ये एनर्जी। समझ पा रहे हो? 1 वोल्ट के पोटेंशियल से आपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? एक्सेलरेट किया है। तो उसके पास एनर्जी कितनी कैरी कर रहा होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ समझ में नहीं आया ना? अब ये लिखवा दूंगा सारी चीजें, इसलिए डरना मत। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं इन पे ध्यान दें। यहां से एनर्जी किसमें निकल के आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ध्यान रहे लैम्डा किसमें? एंगस्ट्रॉम में। अच्छा, मान ले नैनोमीटर में होती तो क्या आता? 1 0 कम कर देगा? नहीं आ रहा। 1 0 कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1240। तो कई बार जैसे जेई है ना, इसके ऊपर 5-6 बार सवाल पूछ चुके और बहुत आसान सवाल। सीधे लैम्डा ऐसी देता है कि ऊपर से कट जाए। लैम्डा की वैल्यू ऐसी देता है कि 124 उसका मल्टीपल होता है। तो एनर्जी सब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो अगर अपने को फॉर्मूला वगैरह याद है तो अपने को वैसे ही दिक्कत नहीं आती। बस क्या कहां गड़बड़ कहां कर देते हैं लोग? या तो एंगस्ट्रॉम भूल जाता है और अगर नैनोमीटर ले लेते हैं तो भी ऊपर 12400 लिख देता है। क्या ये गलती करोगे? कभी नहीं करोगे। याद रखना, लिख लो सारी चीज। आओ भाई, हो गया? चलो इसके बाद में लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। सब लोग हेडिंग डालेंगे बढ़िया एकदम। या ये पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन लिखा दूं? लिख लो। एनर्जी गेन, इसी के यही कहीं भी साइड में लिख लो ना छोटा सा। एनर्जी गेन by an electron when it is accelerated through a 1 volt नहीं, potential difference of 1 volt, through a 1 volt, through a potential difference of 1 volt। किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा गेन की गई एनर्जी जब उसको हम 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करते हैं। चिकन मुंह मत खोल फालतू में, मुर्गे के पंख बाहर आ जाएंगे। हाँ, क्या बोल रही है? कुछ कह रही थी लोग? हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स फोटॉन्स, हर जगह इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी इनके बारे में बात होगी
अभी एटॉमिक के अंदर तो पूरी इनके बारे में बात होनी ही है, मॉडर्न में तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही इन्हीं का है, क्योंकि लाइट खेल रहे हैं। तो हेडिंग डालने सब लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, और फोटॉन्स आखिर होते क्या है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज बना दी, ऐसा बोला कि लाइट एक क्या है, एनर्जी पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इट इज अ बीम ऑफ मेनी फोटॉन्स, इट इज अ बीम ऑफ। तो जब लाइट गिरती है तो असलियत में क्या गिर रहा होता है, एक बीम गिर रही होती है जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, वो जो फोटोन है दे आर कैरिंग एनर्जी, दे आर कैरिंग, उसी चीज को लिखना है। तो लिखो फोटॉन्स आर एनर्जी पार्टिकल्स, फोटॉन्स आर एनर्जी पार्टिकल्स which travel with the speed of light, प्रकाश के वेग से। Photons are energy particles which travel with the speed of light. Photons are energy particles which travel with the speed of light. Full stop. Next, एक एक करके पॉइंट वाइज लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0. रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0. अगला, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अगला पॉइंट, photons cannot be deflected by, photons cannot be deflected by electric field or magnetic field. Photons cannot be deflected by electric field or magnetic field. लिखा? नेक्स्ट, the energy of one photon depends on the frequency, depends on the frequency of the source producing it, of the source producing it, depends on the frequency of the source producing it, and it does not change with change in medium, and it does not change with change in medium. ठीक है, देखो क्या क्या बताया गया, सुनो। देखो क्या हुआ, सुनना ध्यान से, बात को समझना। जैसे तुम लोगों ने है ना बचपन में पढ़ा होगा, जैसे मान ले एक अपने पास में मीडियम है, और इस वाले मीडियम के ऊपर अगर अपन लोग कोई भी लाइट को इंसिडेंट करें या कुछ भी करें, है ना, तो यहां पर क्या होगा बता, ये एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये मीडियम की बाउंड्री थी,
ये कोई मीडियम था N1 और N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले, इतना जनरल तो तुम्हें आता है ना, थोड़ा सा पार्ट क्या हो जाता है इसका, रिफ्लेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, और थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी होता है 80 हद तक, ठीक है। इस रिफ्रैक्टेड पार्ट को अब लोग हम बोलेंगे इसे ट्रांसमिटेड वगैरह वाला पार्ट, ट्रांसमिटेड पार्ट, ठीक है। तो ऐसे डरना मत, बस एक चीज बता रहा हूं, अगर मैं बोलूं यहां पर तुम्हारे पास में वेलोसिटी थी v1, लैम्डा थी λ1 और फ्रीक्वेंसी थी f, तो इस वाले पार्ट के अंदर अगर मैं तुमसे पूछूं तो बोलो वेलोसिटी क्या है, v1 या v2, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी पक्का, यहाँ f1 या f2 नहीं होगा, पक्का है क्या। फ्रीक्वेंसी इज अ सोर्स प्रॉपर्टी, वो कभी भी चेंज, पर मीडियम बदलने से क्या लैम्डा विल चेंज, लैम्डा विल चेंज, वेलोसिटी विल। तो हम लोग अगर f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा लिखें, गलत लिख दिया क्या, सही तो लिखा है, v अपॉन, तो ये ज्यादा सही होगा या v इज इक्वल टू f लैम्डा ज्यादा सही होगा, ये वाला रेशो हमेशा कैसा रहना चाहिए, तो v और लैम्डा अपने आप को चेंज करके किसको कांस्टेंट रखते हैं, समझ पा रहे हो। तो वेलोसिटी एंड लैम्डा विल चेंज व्हेन यू मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बट व्हाट विल नॉट चेंज, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द, तुमने अब अगर सोर्स ले लिया ना 50 वॉट पावर का, तो 50 वॉट पावर का सोर्स फिक्स फ्रीक्वेंसी फेंकेगा, ऐसा नहीं होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो गई मीडियम में जाकर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये वाली बात सबको समझ आती है श्योरिटी के साथ। अब इसके अंदर एक फंडा हो रहा है, ये जो अभी तुम्हें पॉइंट लिखवाया ना, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, है ना, तो ये वही वाला पॉइंट था। इसमें एक फंडा फिर और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटेंसिटी। क्या नाम दिया, तो जब अपन लोग इंटेंसिटी की बात करते हैं तब क्या होता है, बोलो, इंटेंसिटी जानते हो क्या होता है, पहले समझो इंटेंसिटी चीज क्या है ना, समझने की कोशिश करना। मैं अगर आप लोगों को बोल रहा हूं दैट आई हैव अ बल्ब, और ये जो बल्ब था इसकी मेरे को मान लो इंटेंसिटी दे रखी है, लेट अस से 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर। देखो तुम्हें इंटेंसिटी ये तो याद है कि पावर अपॉन एरिया होता है, ये सब अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसकी यूनिट आ जाए ना 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो मैं दोबारा से इस वाली चीज को बता रहा हूं, आप लोग दोबारा से सुन लें, इसका क्या मतलब है, 50 जूल्स ऑफ एनर्जी फॉल्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकेंड। बोल है कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि 50 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर इंसिडेंट है, समझ पा रहे हो। इसीलिए इसे क्या बोला अपन ने, यूनिट क्या बोली इसकी, पावर अपॉन एरिया, यूनिट क्या हो गई, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी को जब अपन देखते हैं तो ये जो पावर अपॉन एरिया हमने लिखा है, इसे और कैसे बोल सकते हूं, एनर्जी इंसिडेंट अपॉन एरिया इनटू टाइम। बोल क्या सही लिखा है भैया, एनर्जी अपॉन टाइम इज बेसिकली पावर, एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर। बोल है कि नहीं। अब इस इंटेंसिटी के ऊपर चर्चा की गई कि अपन लोग अगर फोटोन की बात करें तो लाइट जो है वो किस तरह से फोटोन को लेकर आती है और नंबर ऑफ फोटोन इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है बता, अगर ज्यादा एनर्जी गिरी तो ज्यादा फोटोन या कम, ज्यादा एनर्जी गिरी तो ज्यादा फोटोन गिर रहे हैं या कम गिर रहे हैं, ज्यादा फोटोन गिर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं 50 जूल एनर्जी गिर रही है और मान ले एक फोटोन के पास में 1 जूल एनर्जी थी, तो क्या 50 फोटोन गिर रहे होंगे पर यूनिट एरिया पर सेकंड। बोल गिरेंगे कि नहीं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो एक और चीज क्या पॉसिबल है, बोल एक और चीज क्या पॉसिबल है कि मैंने कहा कि एक फोटोन की एनर्जी अब 10 जूल हो गई, टोटल अभी भी 50 गिर रही है, तो अब क्या 5 ही फोटोन गिरेंगे। तो एक चीज जो मेरे समझ में आई वो क्या थी कि नंबर ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट है उनकी एनर्जी क्या वो इंटेंसिटी के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, एनर्जी नहीं, नंबर ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। सोचो इस बात को सोचना कि इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, किसी पर यूनिट एरिया के ऊपर गिरने वाली एनर्जी बढ़ा रहे हो तुम, बेसिकली क्या बढ़ा रहे हो,
तो जितनी ज्यादा एनर्जी गिर रही होगी उतनी ही ज्यादा क्या गिर रहे होंगे, बात समझ में आती है। तो नंबर ऑफ फोटोन अगर मैं निकालने निकलूं कि कितने फोटोन गिर रहे होंगे, तो क्या मैं वो नंबर ऑफ फोटोन निकाल सकता हूं? कैन आई कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स विच आर फॉलिंग? सोच सकते हो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं पर मीटर स्क्वायर के ऊपर कितने फोटोन गिरे, कैन यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटोन्स? कैसे निकालोगे बताओ? तुम्हें एक छोटा सा सवाल दिया गया, टी टाइम के अंदर कितने फोटोन गिरे। सवाल क्या दे रहा हूं मैं, सुनना, सुन ले मेरी बात। फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स falling on unit area in T naught टाइम। कितने टाइम पे? T naught टाइम पे। ये मान ले अपने पास में सरफेस था और इस सरफेस के ऊपर ये क्या गिर रही थी, ऐसे लाइट गिर रही थी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी थी, न्यू, और एरिया दे रखा था ये वाला कितना बेटा, ए, साथ में क्या दे दी, लैम्डा दे दी, और क्या दे दी, लैम्डा, और इंटेंसिटी क्या दे दी, आई। इंटेंसिटी क्या दे दी, एच सी वगैरह तो अपन लोग जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं। चलो या मान ले न्यू को हटा दे, लैम्डा और आई दे रखी थी बस। लैम्डा इसकी फ्रीक्वेंसी की जो लाइट आपकी गिर रही थी, ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा है, मैं क्या निकालना चाहता हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या निकालना चाहता हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो सबसे पहले क्या करो, इंटेंसिटी लिख लो। क्या कर लो, तो इंटेंसिटी क्या गई, बोल, पावर अपॉन, और पावर को क्या लिख लो भाई, पावर की वैल्यू क्या आ गई, तो आई को ही ऐसे लिख लो, पी को लिखा मैंने क्या, एनर्जी अपॉन टी नॉट इंटू ए। तो यहां से देखना एनर्जी कितनी आ गई आपके पास, आई ए टी नॉट, बोल आई कि नहीं। ये कौन सी एनर्जी है, विच इज फॉलिंग इन टी नॉट टाइम, विच इज फॉलिंग इन, मैंने टी की जगह टी नॉट रखा है ना, पावर को क्या लिखा, ई अपॉन टी नॉट, बोल क्या यही लिखूंगा, और यहां पर ई की जगह अब ई की वैल्यू क्या आ गई, आई ए टी नॉट। ये मेरे पास कौन सी एनर्जी है, विच इज फॉलिंग इन टी नॉट टाइम। ये कौन सी एनर्जी है, टोटल एनर्जी इन टी नॉट टाइम, बोलो है कि नहीं, पक्की बात। इस एनर्जी से अगर मैं एक फोटोन की एनर्जी डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे, नहीं समझ आ रहा ना। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होती है, क्या बेटा, एच सी बाय लैम्डा। क्या इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास में क्या आ गया, नंबर ऑफ फोटोन यानी एन इज इक्वल टू, बोल, आई ए टी नॉट अपॉन एच सी बाय, बोल क्या सही है आंसर। नंबर ऑफ फोटॉन्स आप लोगों ने क्या, अभी कुछ छापना मत, मैं जब बोलूं तब छापना। ये एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इन कितना टाइम, टी नॉट टाइम। क्या मेरी बातें कुछ क्लियर भी हुई है ना। अब इसी वाली चीज को अपन जब आगे बढ़ाते हुए जाते हैं ना, तो इंटेंसिटी की और कैलकुलेशंस अपने को करनी होती है, वो मैं अलग से बताऊंगा। पर यहां पे सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट था कि फोटोन के बारे में जानना कि आखिर फोटोन अगर गिर रहे और इंटेंसिटी अगर हम ज्यादा दे रहे हैं तो व्हाट वी आर डूइंग इज इंक्रीजिंग द एनर्जी विच इज फॉलिंग पर यूनिट एरिया, विच इज फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। क्या मेरी बातें कुछ भी क्लियर हो पा रही हैं, आर यू श्योर अबाउट इट, 100% श्योर, ठीक है। अब एक इसके अंदर पहले एक पॉइंट लिखो, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। और इसके बाद में ये क्वेश्चन की तरह कर लो, नंबर ऑफ फोटॉन्स वाली कहानी नहीं। अभी मैंने इंटेंसिटी प्रॉपरली भी बताई है तुम्हें, इंटेंसिटी का बस एक छोटा सा इंट्रो दिया है। अपन लोग इंटेंसिटी के बारे में तब बात करेंगे प्रॉपर जब मैं तुम्हें रेडिएशन प्रेशर वगैरह और इंटेंसिटी की अलग से चर्चा कराऊंगा, ठीक है ना। तो अभी तो बस इतना सा लिख लो, ये वाला पोर्शन लिख लो, ये तो तुम्हें पहले से ही पता है, याद है ना, कोई बात नहीं, लिख लो, थोड़ा थोड़ा ही लिख लेना, पर इसी में लिखना, पॉइंट वाइज ही चलते रहने देना। और ये क्वेश्चन की तरह कर लो इसी में,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वाले चैप्टर की, कंफर्म सवाल कहां से आएगा, है ना? बैटरी खत्म। इस सारे चैप्टर का वो पार्ट जहां से कंफर्म सवाल आने वाला है आपके हर एग्जाम में। आ जाओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सुन लो, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तुम लोगों का वैसे तो पढ़ा हुआ है, अरे ऐसे केमिस्ट्री में भी तो पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं पढ़ा, मैं पूरा बताऊंगा, सुन। देख, असली में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना यार, सुन लो, अब ढंग से सुन लो भाई साहब। असलियत में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इट वॉज गिवन बाय हर्ट्ज, है ना? जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था। पर बात क्या हुई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हर्ट्ज जो है ना, वो कुछ चीजें इसकी समझा नहीं पाया। उसने एक्सपेरिमेंटली बना लिया, सारी चीजें कर ली, पर उसको एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। अच्छा, हो क्या रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कि जब भी हम लोग एक मेटल सरफेस के ऊपर लाइट गिरा रहे थे, जब भी हम लोग एक मेटल सरफेस के ऊपर लाइट गिरा रहे थे, तो हम लोगों को क्या दिख रहा था कि मेटल सरफेस जो है ना वो चमकने लगा। और जब उस वाले चमकती हुई सरफेस को हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगाया और अमीटर को नोट किया, अमीटर भी एक सेट किया, तो हमें वहां पे करंट मिला। हमें वहां पे क्या मिला? जिसका क्या मतलब था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहना चालू कर रहे थे और क्या डालने पे? लाइट। आपने सिर्फ कितना सा काम किया, ऊपर से मेटल के ऊपर लाइट गिराई और लाइट गिराने के ऊपर तुम्हें क्या मिला? करंट। ठीक है, ये सब ऑब्जर्वेशन जो थे ये हर्ट्ज आपने किया। ठीक, इसमें उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन जो किया, और अगर हम लोग अब बात करें, चल लेट्स टॉक अबाउट आइंस्टीन नाउ, है ना? हर्ट्ज ने ये सब ऑब्जर्वेशन किए, हर्ट्ज ने अपनी थ्योरी देखी और फिर वो शांत हो गए, पर उसको समझा बहुत अच्छे से नहीं पाए। फिर 1905 के अंदर आइंस्टीन आए। कौन है? एल्बर्ट आइंस्टीन है। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बनाया नहीं, उसका सिर्फ सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दिया। तो इसका रियल इन्वेंटर कौन है? इसका हर्ट्ज। असली में करने वाला कौन था? हर्ट्ज। और हम लोग अगर बात करें कि इसको एक्सप्लेन करने वाला कौन था, दैट वॉज एल्बर्ट आइंस्टीन। कौन थे वो? एल्बर्ट आइंस्टीन। अरे मेरी बात क्लियर है? तो इन्होंने एक्सप्लेन किया 1905 में, जब इनको नोबेल वाला प्राइज मिला, ठीक है। और ये एक्सप्लेन करने के बाद में इन्होंने दुनिया में हाहाकार मचा दिया। ये एक्सप्लेन करने के बाद एकदम से आइंस्टीन की जो वैल्यू थी वो दुनिया में बहुत जबरदस्त हो गई, और उसके बाद तो एकदम बावड़ों की तरह कुछ भी बनाने लग गया। ठीक है, मोटिवेशन आ गया, पैसे बहुत मिल गए, बीवी छोड़ के चली गई तो और मजा, है ना? तो आइंस्टीन को ऐसे बहुत मोटिवेशन आया, साथ साथ बीवियां रखता था भाई, मजे वाला आदमी था, एकदम फुल ऑन ऐश, वायलिन बजाता था एकदम जबरदस्त। तो खैर वो सब चीजें अपनी जगह। एल्बर्ट आइंस्टीन तो 1905 में इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और पेपर पब्लिश किया कि इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसकी एक्सप्लेनेशन ये है। एक्सपेरिमेंट करके सारी दुनिया को बताया, सारी चीजें क्या है? ट्रू है। उसके अंदर इन्होंने कई चीजें बताई, जैसे उन्होंने क्या बोला कि अगर ये मान लो तुम्हारा मेटल का सरफेस है और इस मेटल सरफेस के ऊपर अपन लोगों ने लाइट गिराई, मान लो एक लाइट ये गिराई, एक सरफेस मान लो और था अपने पास में सेम मेटल का, और इसके ऊपर भी अपन लोगों ने क्या की? ओए, इसके ऊपर भी अपन लोगों ने क्या गिराई बेटा? लाइट गिराई। पर इस बार जो लाइट गिराई ना, उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो चेंज कर दी। फ्रीक्वेंसी क्या कर दी? तो एक बार तो ऐसी लाइट गिराई और एक बार ऐसी लाइट गिराई। क्या सब लोग देख पा रहे? इसकी मान ले फ्रीक्वेंसी थी f1, इसकी मान ले फ्रीक्वेंसी क्या थी? f2। तो अपन ने f1 f2 फ्रीक्वेंसी की, तो अलग अलग लाइट अपन ने सेम सरफेस के ऊपर गिराई। हमने क्या देखा? लाइट गिरी मतलब क्या गिर रहा था? फोटोन। लाइट गिरी मतलब क्या गिर रहा था? और यहां पर भी क्या गिर रहा था बेटा? फोटोन। तो ये जो फोटोन गिर रहे थे इस सरफेस पे भी और इस सरफेस पे भी, तो हमने इस वाले केस के अंदर क्या देखा कि हमें कोई सिंटिलेशन, मतलब कोई किसी प्रकार की कोई चमक नहीं दिखी, और अमीटर के अंदर रीडिंग क्या आई? 0। और वहीं जब इसके अंदर हमने किया तो हमने क्या देखा कि अमीटर के अंदर रीडिंग आई, यानी इलेक्ट्रॉन भाई साहब जो है वो बाहर निकले। तो एक लाइट में तो रीडिंग आ रही थी, एक के ऊपर एक लाइट पे रीडिंग नहीं आ रही थी और एक के ऊपर रीडिंग, मतलब डिफरेंस आ गया। ये जो डिफरेंस आया वो किसके कारण आया? अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कारण।
किसके कारण आया? अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कारण। मतलब क्या हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे नहीं कि बस बल्ब जला लिया मेटल के सामने और चालू हो गया। देयर शुड बी अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर देयर शुड बी अ कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं प्रॉपरली। तो देखो भाई, तुम्हारा फोटोन यहां भी गिरा और फोटोन यहां भी गिरा, पर हमने क्या बोला, इसके अंदर हमें कोई किसी प्रकार का करंट नहीं मिला, और यहां पे अपने को करंट मिला। यहां पर हमने क्या बोला, नो इलेक्ट्रॉन, और यहां पे हमने क्या बोला, यस इलेक्ट्रॉन। बोला कि नहीं? तो एक तरफ नो इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ यस इलेक्ट्रॉन। यस इलेक्ट्रॉन में करंट मिला और नो इलेक्ट्रॉन में करंट नहीं मिला। क्या मेरी बात क्लियर है ना? इन चीजों को देखते हुए हमें क्या लगा कि हर तरह की लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा सकते। मतलब कि देखो, फोटोन भी दो तरह का होता है। एक फोटोन होता है जो काबिल होता है, एक फोटोन क्या होता है, काबिल, और एक फोटोन होता है रईस। एक फोटोन कैसा होता है, काबिल, और दूसरा कैसा हो गया, रईस। जो काबिल है वो रईस नहीं है, और जो रईस है वो, इसका क्या मतलब है? नहीं, सुन, इसका क्या मतलब है, सुनना। ये वाला जो आपका फोटोन था, ये रईस था, इसके पास एनर्जी तो थी, परंतु इसके पास उतनी एनर्जी नहीं थी जो इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी बाहर आने के लिए। समझ पा रहे हो? ये भाई साहब काबिल कहलाए। ये भाई साहब क्या कहलाए? काबिल। क्यों कहलाया? क्योंकि इसके पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी उतनी या उससे ज्यादा थी जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए। समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे क्या? राहुल गांधी, ये पोगो चैनल की बातें क्यों चालू कर देते हो? चलो इधर देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इधर ये वाला फोटोन कैसा है, काबिल। वो वाला कैसा है, रईस। एनर्जी तो है पर बाहर नहीं निकाल सकता, और काबिल वाले के पास एनर्जी और बाहर भी। समझ पा रहे हो? तो क्या हर फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराता है? क्या फोटोन को काबिल होना जरूरी है? तो फोटोन की काबिलियत क्या है? जो एनर्जी वो कैरी कर रहा है। फोटोन की काबिलियत क्या है? जो एनर्जी वो कैरी कर रहा है, और वो मिनिमम एनर्जी जो आपका फोटोन कैरी कर रहा होता है, दैट एनर्जी इज गिवन बाय एच न्यू। उस एनर्जी को किससे देते हैं? ये तो अपन पहले ही जानते हैं। और अगर हम लोग उस मिनिमम एनर्जी की बात करें जिस पर आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, दैट एनर्जी इज एच न्यू नॉट। और न्यू नॉट क्या होती है बेटा? सी बाय लैम्डा। तो क्या हो गई? एच सी बाय लैम्डा नॉट। अब ये न्यू नॉट और लैम्डा नॉट क्या थे? दिस न्यू नॉट वॉज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या था बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये भाई साहब क्या थे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नहीं आ रहा ना तेरे को कुछ? ये क्या थी बेटा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ पा रहे हो? ये जो आप लोग अभी एनर्जी लिख रहे हो, ये एनर्जी क्या वो मिनिमम एनर्जी है जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इसीलिए इसको हर मेटल के लिए अलग डिफाइन किया गया और नाम रखा गया वर्क फंक्शन। नाम क्या रखा गया? तो यहां पर एनर्जी की जगह हम लोग लिख देते हैं फाई। क्या लिख देते हैं? एंड दिस फाई इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। क्या बोला गया इस फाई को? वर्क फंक्शन। यार तेरे को कुछ आ नहीं रहा ना? और ये जो वर्क फंक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है? अलग अलग मेटल पे। किस पे डिपेंड करेगा? अलग अलग मेटल पे। इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द फोटोन, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये हमारे पास में मेटल प्रॉपर्टी होती है, इस बारे में हमें पता होना चाहिए। मैं अभी सब लिखवाऊंगा, अभी कुछ मत लिखो, एक एक करके पॉइंट वाइज सारी चीजें लिखवा दूंगा। अभी मत लिखो कुछ भी, सब कुछ बता दूंगा। अभी कुछ बनाना भी मत, कुछ लिखना भी मत। क्लियर है ना? सब बता रहा हूं, अभी रुक जा। तो ये फाई की वैल्यू समझ में आ गई। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद में बाहर आने की इच्छा की। अब अगर मान ले तुमने उतनी एनर्जी नहीं दी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए, मान ले इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी फेंकी 5, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा क्या? आएगा ही नहीं। वो क्या बोलेगा? 5 अगर दे रहा है तो 5 तो मैं बाईपास ही कर दूंगा। भाई इलेक्ट्रॉन इज लाइक एन आत्मा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आत्मा की तरह होता है। अगर उतनी एनर्जी दे रहे हो जितनी चाहिए तब तो मैं लूंगा,
नहीं तो मैं एनर्जी बाईपास। मतलब 5 दोगे ना तो वो लेगा ही नहीं, वो बोलेगा मैं आत्मा की तरह हूं। आत्मा नहीं होती, तलवार वलवार अंदर से आर पार हो जाती है, गाड़ी निकल जाती है आत्मा से पार। पिक्चरों में तो देखा होगा, तो अपने को जैसी इमेजिनेशन पिक्चर की अपन वही बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है बेटा, आत्मा की तरह होता है। उतनी एनर्जी दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आई मस्ट डोंट गिव मी लेस एनर्जी। ठीक है, ज्यादा दोगे तो वो उसको यूटिलाइज कर लेता है, कम दोगे तो वो बोलता है कि या तो सब कुछ दे दो या फिर कुछ ना दो। समझ पा रहे हो 100%। तो यही कहानी होती है। अब सुनना मेरी बात, धीरे धीरे समझते रहना, बहुत जरूरी चीज है। तो वो होता क्या है, एक और चीज, अब एक रूल दिया, बहुत सारे रूल्स थे। जैसे जो अपन फोटोन की बात कर रहे हैं जिसे हम गिरा रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए बाहर आने के लिए, तो क्या आपको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिराना पड़ेगा? कम से कम। वो आपके मेटल का भी क्या हो गया, वर्क फंक्शन। तो आपके मेटल का भी क्या हो गया, नहीं आ रहा ना समझ। तो आपके मेटल का क्या कहलाया, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और आपने वर्क फंक्शन दी है, एनर्जी दे दी, तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आने की कंडीशन के अंदर आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? 100%। अब मान लो 2 फोटोन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। 2 फोटोन है कितने के, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। उन्हें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना था, क्या वो निकाल पाएंगे? कभी भी 2 फोटोन की एनर्जी कंबाइन होकर एक इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगी। 1 फोटोन कैन इंटरेक्ट विद 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, 2 फोटोन मिलके इलेक्ट्रॉन के पास में कभी भी। ऐसे नहीं कि सर 2 के 5 फेंक दो। मान ले 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन है अपनी लाइट के अंदर, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को चाहिए, तो 5 बना लो 2 के, इलेक्ट्रॉन को दे दो, लो सर आ गया है तो बाहर। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यही सच्चाई है, समझ गए? और एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। क्या कुछ बातें आ रही हैं? अब और ओके, हाँ छोड़ो। तो हम लोग, मैं क्या बता रहा हूं, सुन ले। इसके अलावा और क्या बातें हुई? जैसे मान किसी ने मेरे को बोला कि मेरे को तो करंट बढ़ाना है, मेरे को तो क्या करना है, तो करंट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब इंटेंसिटी की याद करो। इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फोटोन से प्रोपोर्शनल। अगर मैं ज्यादा फोटोन गिराऊंगा तो क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या करंट भी बढ़ेगा? आर यू श्योर? तो क्या इंटेंसिटी और करंट आपस में प्रोपोर्शनल हुए? आर यू श्योर? इंटेंसिटी किस तरह के फोटोन की, रईस या काबिल? काबिल फोटोन मेरे काम का है। क्या मेरी बातें क्लियर है? 100%। तो अगर आपने काबिल फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो आपका करंट बढ़ेगा। रईस फोटोन चाहे कितने भी डालते रहो, करंट 0 ही रहेगा। समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए थी 10, फोटोन गिराए 5 वाले, मैंने कहा नहीं निकल रहा, कितने ही गिरा लो, करंट हमेशा क्या आएगा? वो कभी नहीं निकलेगा। वो बोले आई एम एन आत्मा, वो क्या बोलेगा? आई एम एन आत्मा, पास थ्रू मी। ये होता है, ठीक है? समझ पा रहे हो? अब किसी ने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा है, डज इट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी? इलेक्ट्रॉन का बाहर आना इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, यस और नो? सवाल है, सोचो। इलेक्ट्रॉन, चिल्लाओ मत। इलेक्ट्रॉन का बाहर आना इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, यस और नो? नो, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अभी तो मैंने बोला कितनी इंटेंसिटी गिराते रहो, रईस है, काबिल थोड़ी है। ना काबिल को गिरा दो तो क्या होगा उसके साथ? निकाल ही नहीं पाएगा कभी। गिराते रहो, करंट वरेंट हमेशा। और साला काबिल एक भी गिरा दो तो करंट दिखने लगे। अब असलियत में ऐसा नहीं होता कि काबिल एक गिराए और करंट आ गया अनशन, ठीक है? असली में अपन लोग 10-20 हजार जब गिराते हैं फोटोन, तब जाके कोई एक निकल के आता है। इनका जो रेशो है ना वो बहुत छोटा होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर जनरेटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आपने फेंके हैं, दैट रेशो इज वेरी स्मॉल।
क्या कौन सा रेशो बोल रहा हूं मैं? जो इलेक्ट्रॉन निकला डिवाइडेड बाय जो फोटोन का नंबर अपन ने फेंका, वो रेशो कैसा है? बहुत छोटा। समझ पा रहे हो? अब वो छोटा होने का कारण क्या था? कि सर आप तो बोल रहे थे कि फोटोन है, एक एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करके बाहर निकालता रहेगा, मजा आता रहेगा, पर अब आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, रेशो तो 1 होना चाहिए टाइप, है ना? ऐसा क्यों नहीं होता? देख असलियत क्या है, ये एच न्यू पढ़ा है ना तूने, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है न्यू नॉट के बराबर और लैम्डा हमेशा लैम्डा नॉट के बराबर। इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन को बाहर आ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कब बाहर आता है इसकी में? जब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट एंड लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट। अरे इससे इनवर्स है ना, कम करूंगा तो बढ़ेगा ना, इसीलिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अड़ोस पड़ोस की जो एटॉमिक फोर्सेज होते हैं, जो एटॉमिक कोलिजन होते हैं इलेक्ट्रॉन के, उन्हें भी तो ओवरकम करेगा, नहीं करेगा? बना हुआ है ना और चीजों से। पास में एक और इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वो बोल रहा है मैं नहीं जाने दे रहा, तू मेरा भाई है, तू क्या है? मेरा भाई है। नीचे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और दुनिया भर की चीजें लग रही हैं सरफेस से नीचे की तरफ जो आपके एटम्स मौजूद हैं उनके कारण। तो वो एकदम से ऐसे थोड़ी बस एनर्जी ली और चल गया। थोड़ा पड़ोस वालों को बताएगा भाई मैं जा रहा हूं, रोक सके तो रोक ले। तो अड़ोस पड़ोस वाले क्या करते हैं? तुमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी, तुमने 10 फिक्स दे दी, वो नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? पड़ोसियों ने टकरे मारी, रुक 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 रुक, और ऐसे रोक रोक के उसको क्या किया, उसकी रिक्वायर्ड एनर्जी का अमाउंट बढ़ा दिया। मान ले 10.1 हो गई, मतलब 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने टक्करों में लूज कर दी। तो अब आपकी रिक्वायर्ड क्या हो गई? 10.1। तो वो बाहर आता ही नहीं है। 10.1 अगर अब दे दिया आपने तो बाहर आ जाएगा, 10 फिक्स के ऊपर वो बाहर। अब सच्चाई तो यही है, अपन आइडियल केसेस लेके चल लेते हैं। अपन आइडियल केस क्या ले लेते हैं? E बराबर एच न्यू हुआ तो मजा आ गया, E बराबर एच बाय लैम्डा नॉट हुआ तो मजा आ गया। दिस इज द आइडियल केस। पर रियलिटी क्या है? ये ग्रेटर देन और ये लेस देन। मतलब बेसिकली एनर्जी ऑफ वन फोटोन इट शुड बी ग्रेटर देन एच न्यू नॉट या लेस देन एच न्यू नॉट या इक्वल टू। ग्रेटर देन पे होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ पा रहे हो, है ना? एंड इफ वी कीप ऑल द कंडीशंस टू बी सेम एज इट इज, ऐसी कंडीशन वैसी कंडीशन सब मान के चलते हैं, तो अपन लोग बोलते हैं यार ठीक है, ये अपने पास वर्क फंक्शन और जो बची हुई एनर्जी है, मान ले अब 10 चाहिए थी, मैंने 15 दे दी, 10 कौन ले गया? वर्क फंक्शन। 10 कौन ले गया? बची 5 का क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी की बात करेंगे, वेलोसिटी नहीं, एनर्जी। तो आइंस्टीन ने यही बोला। हर्ट्ज इस वाली चीज को नहीं समझा पाया। आइंस्टीन ने क्या बोला कि जो आप लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हो, किसके थ्रू? फोटोन के थ्रू। दैट एनर्जी इज बेसिकली यूटिलाइज्ड इन 2 पार्ट्स। One part is overcoming the work function, second part is giving the electron kinetic energy, जिससे कि आगे वो मूव करेगा। नहीं आ रहा ना तुम्हें समझ? ये बात आइंस्टीन ने समझाई। इस वाले पार्ट के ऊपर दूसरे लोगों के पास कोई जवाब, मैं सारे पॉइंट्स लिखा दूंगा, डरना मत, जो भी बातें बोली है। तो बोल, एक फोटोन एक फोटोन क्या एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा? 100%। एक इलेक्ट्रॉन क्या कभी 2-3 फोटोन की एनर्जी कंबाइन करके बाहर आ सकता है? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन्स। अरे यस सर भाई, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन्स, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। काबिल वाले हैं तो, काबिल वाले फोटोन है तो रईस के साथ में ऐसा पॉसिबल? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू करंट। पक्का? फोटोन कैसा होना चाहिए? काबिल फोटोन। क्या मेरी बात क्लियर है? 100%। वेरी गुड। अब अपन लोग कुछ बातें लिख लेते हैं। लिखो, लिख ली तुमने सब? नहीं लिखना बेटा? चलो लिखाऊं? लिखिए। क्या ये वाला डायग्राम बना ले बस, बाकी ये सब तो समय के साथ बताऊंगा ना तेरे को। रुक जा, पहले ये, पहले इसको, इस वाले डायग्राम को बना ले। ये लिख ले, हर्ट्ज और एल्बर्ट आइंस्टीन। अब जब बना ही रहा है तो लिख भी ले, उसमें क्या हो, लिख के बनाओ। देखो इसमें इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन
ejection of electron from the surface of a metal, from the surface of a metal by making light to fall, by making light to fall on it, by making light to fall on it is known as photoelectric effect, is known as PEE. photoelectric effect का शॉर्ट लिखो PEE, PEE is known as photoelectric effect. ठीक है, इसी के अंदर कंटिन्यूएशन में फुल स्टॉप लगा के एक और लाइन लिख लो, द लाइट शुड हैव सर्टेन पैरामीटर्स, the light should have certain parameters, only then PEE is possible, only then PEE is possible. ठीक है, ये काबिल या रईस होनी चाहिए, काबिल होनी चाहिए. ठीक है, काबिल बनो बोलते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन भी कैसा बनता है बेटा, काबिल बनता है. चलो इसके बाद में पॉइंट वाइज अब चीजें लिखते जाओ. इसके अंदर अपन ये पैरामीटर्स भी लिख लेंगे, इसके अंदर अपन लोग पैरामीटर्स भी लिख लेंगे पॉइंट वाइज. अब इसके अंदर लिखते जाइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में. चलो पहला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस. हाँ, टोटल एनर्जी पे डिपेंड करता है क्या? टोटल एनर्जी तो अपन इंटेंसिटी बढ़ा के बढ़ा ही सकते हैं, पर अगर वो बेकार का फोटोन है तो कभी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा. तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस. टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली पॉसिबल, ejection of electron is only possible above a certain frequency, above a certain frequency called threshold frequency, called threshold frequency, and below a particular wavelength, and below a particular wavelength called threshold wavelength. Above a certain frequency called threshold frequency and below a particular wavelength called threshold wavelength, called threshold wavelength. कौन सी वेवलेंथ कहते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ठीक है, इसके बाद में ये वाला फॉर्मूला लिख लो, phi is equal to h nu naught is equal to hc by lambda. और उसके बाद में एक लाइन में क्या लिख लोगे? इन रियलिटी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट. ठीक है, लिखा सबने? अब वर्क फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. बताऊं? वर्क फंक्शन के लिए लिख लेंगे, इसमें ऐसे लिख लो, द अबव, इन द अबव पॉइंट वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज, इन द अबव पॉइंट वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, work function is defined as the minimum amount of energy, minimum amount of energy a photon requires
minimum amount of energy a photon requires to eject an electron, minimum amount of energy a photon requires to eject an electron, from the metal surface, from the metal surface, फुल स्टॉप। ये किस पे डिपेंडेंट है? मेटल का अपना अलग होता है, ठीक है। आयरन का अलग होगा तो तुम्हारा अलग होगा तो मेरा अलग होगा। अपन मेटल क्या है? क्या हमारा तुम्हारा वर्क फंक्शन डिफाइन हो सकता है क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा, पता है ना तुम्हें। हाँ, ये नहीं कि अपने ऊपर लाइट गिरा के अमीटर जोड़ के बोलोगे अपने से करंट निकलेगा, सर ने कहा था, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल? आयरन मैन ये कहां से आ गया है? कोई बात नहीं, होता है बेटा, उम्र ही ऐसी। हमें को बहुत अच्छा लगता है वो। आयरन मैन इज लाइक द एटीट्यूड दैट ही कैरीज, एकदम। चलो, साइन हाई अपॉन कॉस हाई की बातें हो गई। लेट्स मूव फर्दर। चलो, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो ये फाई की वैल्यू आ गई। फाई के बारे में बता ही दिया तुम्हें। इट इज डिपेंडेंट ऑन मेटल सरफेस, है ना? लिख लिया सबने? फाई इज मेटल डिपेंडेंट, अलग अलग मेटल का अलग अलग होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, यस सर नहीं, अगला पॉइंट। अच्छा, फाई इज मेटल डिपेंडेंट, ये लिखा है ना, मेटल प्रॉपर्टी। अगला पॉइंट लिखो। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन solely depends on एनर्जी ऑफ वन फोटोन। solely, आत्मीय रूप से solely depends on, solely क्या हो गया? इतना क्या असर है solely depends on energy of one photon, solely depends on energy of one photon, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। solely upon energy of one photon, एक ही फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करेगा, मिलाना। अगला पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट, total number of electrons coming out from the surface, total number of electrons coming out from the surface, total number of electrons coming out from the surface depends on, जल्दी बोलो, एक एनर्जी के फोटोन या इंटेंसिटी? इंटेंसिटी पे। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स coming out from the surface depends on the total intensity of light, depends on the total intensity of light falling on the surface, total intensity of light falling on the surface। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? काबिल वाले फोटोन, ठीक है। ना काबिल है तो कितनी एनर्जी गिराते रहो जोड़ जोड़ के, अपने लिए क्या है? सब बेकार है। नहीं तो वो तो डिपेंडेंसी होती है ना उसकी, पर वो डायरेक्ट नहीं लिख सकते ऐसे नहीं, क्योंकि अलग अलग तरह की लाइट है ना, इसलिए, है ना। अरे ये वाली बात तुम्हें समझ तो आती है ना यार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, इसके ऊपर 2 बार सवाल पूछ चुके हैं, इसीलिए बता रहा हूं, दोबारा से सुन लो। मान लो एक इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, फोटोन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मान ले मैंने 50 करोड़ फोटोन गिरा दिए, बोल क्या इलेक्ट्रॉन आएगा? मान ले इलेक्ट्रॉन को 10 चाहिए, मेरा फोटोन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, बोल 50,000 गिराए, 10 का ही फोटोन है ना, असलियत में नहीं आएगा, आइडियल केस में। समझ गए ना? हो सकता है 2-4 निकल जाए 50,000 में। क्या मेरी बातें क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट लिखो, 1 photon can eject only 1 electron, 1 photon can eject only 1 electron,
इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन। वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली। क्या मेरी बात क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, अभी अपन लोग अब वेव नेचर क्यों नहीं इससे सपोर्ट हुआ ये सब के बारे में भी बात करनी है, पर वो अपन लोग फिर अगली क्लास में करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगली क्लास में खत्म कर देंगे। क्लियर है? चलो मिलते हैं। ओके, हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को।